आप लोगों के उसमें नहीं है। हियरिंग ब्यूरल रिफ्लेक्स, ठीक है यार, ये माशाल्लाह रफ़ी ने बहुत अच्छे एडिशंस किए हैं और ये कॉन्सेप्ट सारे ही अमेजिंग हैं जो ये नए एडिशन में आए हैं ना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अमेजिंग हैं। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, ये जितने भी रफ़ी ने एडिशन किए हैं। अच्छा, अब ये पॉइंट है लंग रिसेप्टर्स का। अभी तक मैंने जितनी बातें बताई हैं समझ आ रही है ना, पल्ले पड़ रही हैं चीजें, क्या हवा में मैं गुजार रहा हूँ। यस सर। ओके गुड। अच्छा, लंग रिसेप्टर्स की बातें करते हैं। लंग रिसेप्टर्स होते हैं ना, इसका हर रिसेप्टर का क्या होता है, स्टिमुलस होता है ना। मैं बड़ा बेसिक पढ़ाने लगा हूँ इधर, मतलब इधर जो लिखा हुआ है उससे ज्यादा ही चीजें आप लोगों को बता दूँ। हर रिसेप्टर का स्टिमुलस होता है ना, तो लंग रिसेप्टर जो होता है उसका स्टिमुलस क्या होता है। ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर डिस्टेंशन ऑफ द लंग, डिस्टेंशन ऑफ द लंग, डिस्टेंशन ऑफ द लंग। जब भी लंग्स जो होते हैं वो डिस्टेंडेड होते हैं ना, डिस्टेंशन होती है उनमें, तो वो जो होते हैं वो इसके रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, 500। पास। ठीक है, तो जब टाइडल वॉल्यूम जो है वो इसका डबल डबल से ज्यादा हो जाए, डबल कितना होगा, 1000 ml या 1 लीटर। 1000। ठीक है, तो जब टाइडल वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाए यानी 500 ml से डबल से ज्यादा हो जाए, यानी मोर देन 1 लीटर हो जाए, तो उस वक्त क्या होगा, ये रिसेप्टर्स जो हैं वो स्टिमुलेट होंगे। ठीक है, इन जो रिसेप्टर्स हैं, बिफोर बिफोर डिस्कसिंग दीज रिसेप्टर्स, मैंने एक रिफ्लेक्स आप लोगों को करवाना चाहता हूँ। व्हाट इज दैट रिफ्लेक्स, दैट इज हियरिंग ब्रियोर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स। अच्छा, अब ये रिफ्लेक्स ना बेसिकली हियरिंग ब्रियोर रिफ्लेक्स इधर इसने लिखा हुआ है। जो हियरिंग ब्रियोर रिफ्लेक्स है ना, ये दो तरह का होता है। एक होता है इन्फ्लेशन और एक होता है डीफ्लेशन। व्हाट आई एम सेइंग हियर, कि हियरिंग ब्यूरो रिफ्लेक्स जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है इन्फ्लेशन और एक होता है डीफ्लेशन। ठीक है, अच्छा, अभी तक जो मैंने बातें बोली, मैंने कहा कि जो स्टिमुलस होता है रिसेप्टर का वो क्या होता है, डिस्टेंशन ऑफ लंग। तो जब लंग्स डिस्टेंडेड होगा तो कौन से रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, कौन से रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब लंग डिस्टेंशन हो रही है लंग की, तो उसकी वजह से स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे। और जब होंगे तो ये सेल्फ रेगुलेटरी होते हैं। ठीक है, इनका एक नेगेटिव फीडबैक रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, और ये स्मूथ मसल्स ऑफ स्मॉल और लार्ज एयरवेज में होते हैं। ठीक है, और इनको जो इनका जो है ना एफरेंट, वो वागस नर्व के थ्रू आ रहा होता है। तो ये दो तीन बातें कुछ ऐसी हैं जो आप लोगों को इन रिसेप्टर्स के बारे में याद रखें। मैं दोबारा बता देता हूँ कि स्ट्रेच रिसेप्टर, एस से स्ट्रेच रिसेप्टर्स, एच से स्मूथ मसल्स ऑफ लार्ज एंड स्मॉल एयरवेज। ठीक है, स्मूथ मसल्स ऑफ लार्ज एंड स्मॉल एयरवेज, एस से स्ट्रेच रिसेप्टर्स। एस से स्ट्रेच रिसेप्टर्स, एस से सेल्फ रेगुलेटरी नेगेटिव फीडबैक रिफ्लेक्स, इनका सेल्फ रेगुलेटरी नेगेटिव फीडबैक रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, और नर्व इसकी होती है टेंथ नर्व वागस जो एफरेंट के अंदर। ठीक है, स्ट्रेच रिसेप्टर वाली चीजें याद रह जाएंगी, सेल्फ रेगुलेटरी होता है और स्मूथ मसल्स ऑफ लार्ज एंड स्मॉल एयरवेज में होता है। अच्छा, अब जनाब, जब स्ट्रेच रिफ्लेक्टर्स जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं ड्यू टू स्टिमुलस विच इज डिस्टेंशन ऑफ लंग, तो उसकी वजह से क्या होगा, टू रिफ्लेक्सेस अकर, वन इज हियरिंग ब्यूरर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स एंड वन इज हियरिंग ब्यूरर डीफ्लेशन रिफ्लेक्स। अब इन्फ्लेशन में क्या होगा, डेफिनेटली इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स inhibit further inspiratory muscle activity,
उसकी वजह से क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपायरेशन इंक्रीज हो जाएगा। ओके, एक गुब्बारा है, उसमें बहुत सारी हवा आपने भर दी है, ठीक है। तो जो बहुत सारी हवा भर दी है, तो वो गुब्बारा क्या करता है, उसका एक रिफ्लेक्स है, वो कहता है कि और हवा नहीं अंदर आ सकती, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि फर्दर इंस्पायरेटरी मसल एक्टिविटी जो डोर्सल न्यूरॉन्स में हो रही थी वो इनहिबिट हो जाएगी और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपायरेशन इंक्रीज हो जाएगी। इसे कहते हैं हेयरिंग ब्यूरर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स। क्लियर हो गया ये बात? इन्फ्लेशन की वजह से जो चीज़ होती है, इन्फ्लेशन की वजह से क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाएगा लंग्स, तो वो एक्सपायरेशन की ड्यूरेशन को ज़्यादा कर देगा। समझ आ गई बात? सिंपल। अच्छा, व्हाट इज डीफ्लेशन रिफ्लेक्स? इसमें क्या होता है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्सपायरेशन डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि लंग्स बहुत ज़्यादा डीफ्लेट हुए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक्सपायरेशन को कम कर देते हैं ताकि लंग्स जो है वो इन्फ्लेट हो। ईजी है, कोई इसमें मसले वाली बात तो नहीं होनी चाहिए हेयरिंग ब्यूरो रिफ्लेक्स में। तो दिस इज स्ट्रेच रिसेप्टर रिफ्लेक्स। सर डिफ्लेशन रिफ्लेक्स रिपीट कर दें। अगर फेफड़े, एक सेकंड, अगर लंग्स सुकड़ गया है तो वो क्या करेगा, वो एक्सपायरेशन को कम कर देगा ताकि हवा अंदर ज़्यादा आए, और अगर लंग फूल गया है तो वो इंस्पायरेशन को कम कर देगा और एक्सपायरेशन को ज़्यादा कर देगा ताकि मज़ीद हवा अंदर ना आए। समझ आ गई? नहीं आ रही यार, मुझे प्लीज़ बताएं कि नहीं आ रही तो मैं और तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके गुड, ओके सर। Longest known lung reflex is the hearing bureau reflex. Inflation and deflation दोनों होते हैं। Hearing bureau reflex is initiated by lung expansion which excites touch receptors in the airways. Stimulation of these receptors which send signals to the medulla by the vagus nerve shortens inspiratory times. लेकिन ये पता नहीं इसने किस तरह रफ़ी ने लिखा है, बट जिस तरह मैंने आप लोगों को तरतीब से चीज़ें बताई हैं, वो तरतीब से आप लोग चीज़ें रखेंगे याद, तो आप लोगों को ये चीज़ रट्टा नहीं लगेगी, आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट वाइज ही चीज़ें ज़हन में रहेंगी। ठीक है, कि पहले रिसेप्टर कौन सा होता है, पहले स्टिमुलस कौन सा होता है, फिर रिसेप्टर कौन सा होता है, फिर रिफ्लेक्स कौन सा होता है। रिफ्लेक्स दो तरह का होता है, जब इन्फ्लेशन होगी तब क्या होगा, जब डिफ्लेशन होगी तब क्या होगा, और कौन सी नर्व इसको कैरी कर रही होगी। आई होप यू पीपल आर क्लियर अबाउट दिस। सर, इसमें रिफ्लेक्स दोनों काम करते हैं, इन्फ्लेशन के लिए भी डिफ्लेशन के लिए भी, लेकिन जैसे इन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो हम लोग मतलब इसको कहेंगे ये कि ये इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स है, राइट? नहीं, आपने जो मैंने बताया है वही याद रखना है। इसने पता नहीं क्या किया हुआ है, आप दोनों याद रखें कि जब हवा ज़्यादा आएगी, सही है, जब हवा अंदर ज़्यादा है, ठीक है, इन्फ्लेशन ऑफ द लंग हो गया, उसकी वजह से क्या होगा कि इंस्पायरेटरी मसल एक्टिविटी कम हो जाएगी और एक्सपायरेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो ये इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स है। और जब हवा जो है वो अंदर जो है वो बहुत कम है, तो उसमें एक्सपायरेशन कम हो जाएगी ताकि जो डिफ्लेटेड लंग है उसमें हवा अंदर आए, उसमें एक्सपायरेशन कम हो जाएगी। इन्फ्लेशन मतलब सुकड़ जाना, सो इंक्रीज इन इंस्पायरेशन एंड डिक्रीज इन एक्सपायरेशन। ठीक है, क्लियर? ओके सर। और ये सेल्फ रेगुलेटरी होता है, नेगेटिव फीडबैक रिफ्लेक्स स्मूथ मसल्स में होता है ऑफ लार्ज एंड स्मॉल एयरवेज, और इसके एफरेंट्स वागस नर्व के थ्रू होते हैं। अच्छा, next Sir, there's one question. Can I ask, please? just give me 2 minutes more. Just give me 2 minutes. Let me finish this topic first, please. What is irritant receptors? What is irritant receptors? जो irritant receptors होते हैं ना, वो क्या होते हैं? ठीक है, तो irritant receptors आप लोग मुझे बताएं ज़रा कि irritant का मतलब क्या है? तंग करने वाली चीज़ ना, ठीक है, irritant का मतलब क्या है? तंग करने वाली चीज़, ठीक है। तो डस्ट है, पोलन है, सिगरेट का धुआं है, ठीक है, कोई भी चीज़ जैसे एलर्जी हो जाए ना, तो ये सारे क्या है, ये इरिटेंट्स हैं। जब भी नॉक्शियस सब्सटेंसेस होंगी तो उनकी वजह से क्या होते हैं, इरिटेंट रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, इसने इसको बहुत ही कंसाइज किया हुआ है, लेकिन इरिटेंट रिसेप्टर्स के बारे में बहुत कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको इस लेवल पे।
चलो मैं बताता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि जो ट्रेकिया होता है, ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, सही है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर सप्लाइड विद सेंसरी नर्व एंडिंग्स, जिन्हें कहते हैं पल्मोनरी इरिटेंट रिसेप्टर्स, और उनको स्टिमुलेट करते हैं ये वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन ये सारी चीज़ों की वजह से जब ये स्टिमुलेट करेंगे इरिटेंट रिसेप्टर्स को, तो उन रिसेप्टर्स की वजह से क्या होगा, जब भी आपके नाक में डस्ट जाता है तो क्या होता है, या पोलन जाता है या कोई ऐसी चीज़ जो इरिटेट करे तो क्या होता है, छींक आती है। स्नीज रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है। यस, अमेजिंग, छा गई हैं आप, छा गई। स्नीजिंग, कफिंग, खांसी भी आती है जस्ट लाइक दैट। ये क्या है, ठीक है। जिसने कभी सिगरेट का धुआं करीब से ना फूका हुआ तो उसके पास कोई सिगरेट भी पिए तो वो कफ करने लग जाता है, जस्ट लाइक दैट। स्नीजिंग, कफिंग, ये रिफ्लेक्स शुरू हो जाते हैं ड्यू टू इरिटेंट रिसेप्टर्स, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, रिफ्लेक्स ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। विद इन पर्सन्स लाइक एस्थमा और एम्फाइजीमा, ठीक है। तो उनमें क्या होगा, रिफ्लेक्स ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी एम्फाइजीमा और एस्थमा के पेशेंट्स में, ठीक है। और ये जो इरिटेंट रिसेप्टर्स होते हैं ये रैपिडली अडॉप्टिंग होते हैं, सबसे इधर लिखे वर्ड, इरिटेंट रिसेप्टर्स जो होते हैं वो रैपिडली अडॉप्टिंग होते हैं, ठीक है। रैपिडली अडॉप्टिंग होते हैं, रैपिडली अडॉप्टिंग होते हैं। अच्छा देखिए जी, मैं फर्स्ट डे जो है वो मैंने आप लोगों को आधा घंटा 40 मिनट क्लास दी। सेकंड डे मैं खुद बीमार था, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था क्लास लेना। मगर आज मैं बैठा हूँ पढ़ाने के लिए, मेरी अपनी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। मेरे पास 100 रीजंस हैं कि यार मैंने कल जॉब पे जाना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, बट आई एम हेयर टू टीच यू गाइस कि यार मैक्सिमम अगर जितना जो लास्ट 2 डेज़ में मिस भी हुआ है तो वो करवा दूँ आप लोग, कोई मसला नहीं है। जो नई क्लास लेना चाहता दे कैन लीव दी क्लास, डॉक्टर एसन की जो रिकॉर्डिंग है उससे आप कर लीजिएगा, सही है। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि क्लास में रहें, इजी सीन है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर अभी नहीं करेंगे तो वो रह जाएगा। जक्स्टा कैपिलरी रिसेप्टर्स, ठीक है। जक्स्टा कैपिलरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आज हमने ख़त्म करना है जी, आज कलमों का लास्ट है, आज कलमों का लास्ट है। ये ना एल्वियुलर वॉल्स में होती हैं। जक्स्टा का मतलब होता है साइड, ठीक है। जक्स्टा का मतलब होता है साइड, कैपिलरी का मतलब होता है टू दी कैपिलरीज, यानी वो रिसेप्टर्स जो कैपिलरीज के बिल्कुल साइड पे पड़े होते हैं उन्हें कहते हैं जक्स्टा कैपिलरीज। जिस तरह जक्स्टा ग्लोमेरुलस पड़ा हुआ है ना, जस्ट लाइक दैट। जक्स्टा का मतलब है साइड। तो ये होते हैं जक्स्टा कैपिलरी रिसेप्टर्स, इनको कहते हैं जे रिसेप्टर्स। इनको क्या कहेंगे, जे रिसेप्टर्स। अच्छा तो मुझे बताओ, अगर अगर पल्मोनरी कैपिलरीज में कोई इंगॉर्जमेंट हो गई है या पल्मोनरी कैपिलरीज में बहुत ज़्यादा एडीमा डेवलप हो गया, पल्मोनरी एडीमा हो गया, पल्मोनरी एम्बोलाई हो गया, नमोनिया हो गया, बेरोट्रॉमा हो गया, ठीक है, सारे चीज़ें पल्मोनरी कैपिलरी से रिलेटेड है ना, तो उस वक्त कौन से रिसेप्टर स्टिमुलेट हो, वो होते हैं जे रिसेप्टर्स, जो कैपिलरी के बिल्कुल साथ पड़े हुए होते हैं। और वो क्या करते हैं, वो डिक्रीज़ करवा देते हैं ऑक्सीजनेशन, और इसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाती है वेंटिलेशन। देखो ना, देखो ना, जब पल्मोनरी एडीमा होगा, इधर लिख लें प्लीज़, ये चीज़ें लिख लें, जब पल्मोनरी एडीमा होगा, जब एम्बोलाई होगा, जब नमोनिया होगा, बेरोट्रॉमा होगा, तो ये जो जक्स्टा कैपिलरी रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये बिल्कुल कैपिलरीज के साइड पे पड़े होते हैं, तो ये थोड़े से अंदर को प्रेस होते हैं, और उसकी वजह से कैपिलरीज जो होती हैं वो इनगॉर्ज हो जाती हैं। जब कैपिलरीज इनगॉर्ज हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तो उसकी वजह से ऑक्सीजनेशन कम हो जाती है। जब ऑक्सीजनेशन कम होगी तो बॉडी को एक वो जाता है, मैसेज जाता है कि ऑक्सीजन कम है, तो बॉडी क्या करती है, वो इंक्रीज़ करवाती है वेंटिलेशन। तो इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज़ इन वेंटिलेशन, इंक्रीज़ इन रेस्पिरेशन, ठीक है। और इसका स्टिमुलस क्या था, क्या बता दूं जी, पॉइंट्स कौन सा बता दूं, पल्मोनरी एडीमा, नमोनिया, बेरोट्रॉमा, क्लियर। और जब इंक्रीज इन रेस्पिरेशन, इंक्रीज इन वेंटिलेशन होगी तो इसे कहते हैं रैपिड शैलो ब्रीदिंग, ठीक हो गया, सही, रैपिड शैलो ब्रीदिंग। तो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है सर ये स्टिमुलेंट जरा एक दफा से रिपीट कर एनुमरेट करें बस।
barotrauma, pulmonary emboli, and सॉरी barotrauma बना दिया, CO2 डिफ्यूज कर, ठीक है, pulmonary emboli, pulmonary edema और pneumonia, ठीक है। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है आप सबसे, which of the following receptors thought to be involved in the sensation of dyspnea? juxtacapillary receptor. जे रिसेप्टर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, बिल्कुल ठीक है। अभी तो मैंने ये सारी चीज़ें समझाई कि डिस्निया का मतलब क्या है, सांस कम आना, यानी अभी तो मैंने कहा कि ये इन्वायरमेंट करवा देते हैं, पल्मोनरी कैपिलरीज की ऑक्सीजनेशन को कम करते हैं, सही है। नाउ यू पीपल हैव क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट ऑल ऑफ दीज रिसेप्टर्स, ऑल ऑफ दीज रिसेप्टर्स, ठीक है। इधर चीज़ें कम लिखी थी लेकिन मैंने कोशिश की कि एडिशन करवा के आप लोग को ये सारे रिसेप्टर्स अच्छी तरीके से जो है वो रिटेन करवा। डन सर। ओके सर, कुछ एमसीक्यूज है जी। Hearing neural reflex will lead to inhibition of dorsal neurons of central respiration. Hearing neural reflex is activated by stress receptors, ठीक है, in bronchioles and bronchi. Hearing neural reflex is increased in duration of expiration, को वो increase करता है, लेकिन इसमें भी ये statement मेरे मुताबिक incomplete है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वो concept होना चाहिए कि hearing neural inflation या deflation, ठीक है। Irritant receptors in the airways are involved in coughing and bronchoconstriction. You already know that, जो मैंने खांसी करके बताया था, और स्नीजिंग, ये दोनों होते हैं, ठीक है। और a healthy 23-year-old woman reports coughing paroxysmal when airway temperature is below freezing. Sensory receptors are likely to be triggered, तो irritant receptors होंगे डेफिनेटली ये स्नीजिंग वगैरह के साथ। सो अब आप लोगों को पता चल गया ना, जब कफ स्नीजिंग वगैरह होगी तो irritant receptors होंगे, ठीक है। नॉक्शियस स्टिमुलाई, डस्ट, पोलन, सही है। जे रिसेप्टर्स तब कब होंगे जब डिजीजेज होंगी सारी और डिस्निया वगैरह होगा। और लंग रिसेप्टर्स, टेस्ट रिसेप्टर्स कब होंगे जब ये इसका जिक्र आएगा हेयरिंग न्यूरो रिफ्लेक्स का, ठीक है। इन्फ्लेशन डीफ्लेशन ऑफ लंग की बात होगी, क्लियर, ओके। ओके सर, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वीनस थ्रोम्बोसिस होता है वो क्या होता है, तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वीनस थ्रोम्बोसिस होता है वो डीवीटी होता है, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन। वीनस थ्रोम्बोसिस बेसिकली डीवीटी ना, तो वो उसका प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन, ठीक है। तो इधर ना एक दो पॉइंट्स आप लिख लें, वो आपके एमसीक्यूज में डिफरेंट तरह से आते हैं कि जो इन्फेक्शन होता है वो थ्रोम्बोसिस की वजह से होता है, और थ्रोम्बोसिस होता है वो एंडोथेलियल इंजरी की वजह से होता है। सो अल्टीमेटली क्या होता है कि एंडोथेलियल इंजरी होती है, एंडोथेलियल इंजरी जो होती है उसकी वजह से थ्रोम्बोसिस बनेगा और थ्रोम्बोसिस विल लीड टू इन्फेक्शन, ठीक है। डीवीटी जो होता है एम्बोलाई विल फर्स्ट लॉज इन, ठीक है। Sir, can you repeat? Yes, Infarction is because of. thrombosis, and thrombosis is because of endothelial injury, ठीक है। मैं फास्ट भी कर देता हूँ यार, अभी बस कितने पॉइंट्स हैं हमारे, थोड़े से पॉइंट्स अब रह गए, थोड़े से तो नहीं है वैसे। कल वाला जुल्म किया है मुझे, बार बार यही बात जो है ना, कि कल आप लोगों ने ना कम पढ़ा। सर जो सब एमसीक्यूज के मेन पॉइंट्स है ना, हाइलाइट्स जो हैं, वो आप डिटेल में बताते तो बाकी हम कर लेंगे। चलें ठीक है। अच्छा, फर्स्ट लॉज, तो एल से लॉज, एल लंग्स में किस जगह, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। जो एम्बोलाइज होता है वो लॉज किस में होता है, पल्मोनरी आर्टरी, सही है। लेकिन एक एमसीक्यू आता है कि जो एम्बोलाई विल फर्स्ट गो टू, ठीक है, ठीक है। तो एम्बोलाई विल फर्स्ट गो टू, तो जो चीज़ है वो सबसे पहले कहाँ जाती है, इन्फीरियर किसी जगह पे जाती है, तो इन्फीरियर वेना केवा। सो एम्बोलाई विल फर्स्ट गो टू इन्फीरियर वेना केवा, और एम्बोलाई विल लॉज इन पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। डॉक्टर साहब इस नहीं, आप डॉक्टर अफसा की तरह तेज़ पढ़ाएं और जो चीज़ एक्सप्लेन करने वाली वो एक्सप्लेन करें।
देखिए मैंने जो अभी आप लोगों को चीज़ें पढ़ाई हैं ना, ये सारी कॉन्सेप्चुअल थी और ये सारी एक्सप्लेन करने वाली थी। ठीक है, अभी कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो एक्सप्लेन करने वाली नहीं थी। लेकिन डेफिनेटली जहाँ पे मुझे लगेगा कि तेज़ी से गुजारना है वहाँ मैं गुजार दूँगा। अब ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे रट्टे वाले पॉइंट हैं। ठीक है, इंक्रीज आईसीपी है, डायग्नोसिस क्या होगा, रेडनेस है, स्वेलिंग है, तो ये कमेंटस साइनस थ्रोम्बोसिस होता है। ठीक है, और जो सुपरफिशियल वेनस थ्रोम्बोसिस है ये सेफनस वेनस सिस्टम में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ पैथोजेनेसिस थ्रोम्बोसिस क्या होता है, तो वेंट्रोथेलियल इंजरी होती है। ठीक है, और बाकी ये कोई फैक्टर है। अच्छा, डेड स्पेस इज डिक्रीज्ड इन, ठीक है, डेड स्पेस जो होती है वो डिक्रीज्ड किस में होती है? Sir, sorry I'm interrupting. The second last point है DVT में first जो एम्बोलाई है आपका pulmonary artery में लिखा हुआ है कि लॉज होगा. तो मैंने क्या बोला कि एल से लॉज, एल से लंग्स। लॉज लंग्स में ही होगा और लंग्स में किस जगह? पल्मोनरी आर्टरी में। लेकिन जब आए विल गो टू, विल फर्स्ट गो टू, विल नॉट लॉज, जाएगा कहाँ पहले? वो पहले जाएगा इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, गो टू इंफीरियर वेना केवा, लॉज इन लंग्स यानी पल्मोनरी आर्टरीज। इसमें फर्स्ट नहीं याद रखना, इसमें लॉज और गो टू याद रखना। ठीक है, ये दोनों तरह से एमसीक्यू आता है। ओके, inferior vena cava is greater than right atrium, will go to inferior vena cava is greater than right atrium. मैं इसका बताता होता हूँ, will first go to inferior vena cava then rightly into the right atrium. ठीक है चल, अच्छा, what is dead space? Volume of air inspired but does not take part in gases exchange is called as dead space. वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो आप इंस्पायर करते हो लेकिन वो गैस एक्सचेंज में टेक पार्ट नहीं कर रहा, तो डेट इज डेड स्पेस। ठीक है, पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता डेड स्पेस पे। सही है, तो एक क्वेश्चन आता है कि डेड स्पेस डज नॉट चेंज इन, तो आंसर उसका होता है शैलो ब्रीदिंग। ठीक है, डेड स्पेस इसमें कोई चेंज नहीं होती। ओके सर, अब इंक्रीज डेड स्पेस कब होगा और डिक्रीज डेड स्पेस कब होगा? सबसे पहले मैं आप लोगों को इंक्रीज डेड स्पेस की बातें बता देता हूँ, इंक्रीज डेड स्पेस कब होगा। ठीक है, तो मुझे बताएं कि व्हाट इज़ एम्फाइजीमा, व्हाट इज़ एम्फाइजीमा? अभी आज आप लोगों को मेरे ख्याल से या कल डॉक्टर हमाद ने पढ़ाया होगा, व्हाट इज़ एम्फाइजीमा? एम्फाइजीमा जल्दी से बता दें। एम्फाइजीमा कुछ लोगों को मैं आसानी से बता देता हूँ कि जो एल्वियुलर वॉल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि एल्विलाई जो होते हैं वो अपना नॉर्मल स्ट्रक्चर छोड़ के बड़े बड़े हो जाते हैं। इससे कि उनकी लार्जमेंट हो जाती है एयर स्पेसिस की, एल्विलाई की। ठीक है, और डिस्ट्रक्शन हो जाती है एल्वियुलर वॉल्स की, जिसे कहते हैं एम्फाइजीमा। ठीक है, तो अब देखें, जब एक चीज़ जो गैसेस एक्सचेंज करवा रही थी वही डिस्ट्रॉय हो गई है, उसकी वॉल्स डिस्ट्रॉय हो गई, तो कोई गैस एक्सचेंज सही तरह से हो सकेगी? नहीं हो सकेगी। तो एम्फाइजीमा में क्या होगा? एम्फाइजीमा में क्या होगा? गैस एक्सचेंज नहीं होगा तो इंक्रीज हो जाएगी डेड स्पेस। क्लियर? अच्छा, इंक्रीज हो जाएगी डेड स्पेस। अच्छा, अब नॉर्मली मैंने क्या कहा था कि डेड स्पेस जो होती है वो कंडक्टिंग जोन में जो होता है वो अनॉटमिकल डेड स्पेस होती है, वहाँ पे सिर्फ कंडक्शन हो रही होती है। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ कंडक्शन हो रही होती है। ठीक है, वहाँ पे कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रही होती, ऊपर वाला जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। तो अगर जो ऊपर वाला रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उस वाला जो एरिया है उसको मैं एक्सटेंड कर दूँ, नेक एक्सटेंशन हो जाए, तो फिर क्या होगा? डेड स्पेस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर ब्रोंक्यूल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाए तो गैस एक्सचेंज कम होगी, तो वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में भी डेड स्पेस इंक्रीज हो जाएगी। सो ऑलवेज रिमेंबर ऑल ऑफ दीज थिंग्स विच डिक्रीजेस गैस एक्सचेंज विल इंक्रीज डेड स्पेस। तो आप इंक्रीज डेड स्पेस के साथ लिख लें डिक्रीज गैस एक्सचेंज, डिक्रीज गैस एक्सचेंज। सर इंक्रीज डेड स्पेस में ब्रोंको डायलेशन है डबल ए में।
नहीं 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 और सर डॉक्टर एसएन ने भी चेंज करवाया आज। नहीं 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 ब्रोंको डायलेशन में इंक्रीज डेड स्पेस कैसे होगी? ब्रोंको डायलेशन, ब्रोंक्यूल्स डायलेट हो गए, ब्रोंक्यूल्स डायलेट हो गए तो उसमें तो नहीं होनी चाहिए। लेट मी थिंक, जस्ट इसको एक दफ़ा साइड पे रखें, हम इसको चेक करते हैं। ईटीटी इंट्यूबेशन प्लीज़ देख लेते हैं प्लीज़। ईटीटी इंट्यूबेशन में क्या होगा, ईटीटी डाली है उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज डेड स्पेस हो जाएगी क्योंकि आपका एयर वे बड़ा हो गया। स्टैंडिंग पोजीशन में इंक्रीज डेड स्पेस होगी, स्मोकिंग में इंक्रीज डेड स्पेस होगी, जितनी भी डिजीज़ होती हैं उनमें क्या होगा, डिक्रीज डेड स्पेस होगी, निमोनिया या डीएस ब्रोंकाइटिस, ठीक है, तो उनमें सारों में इंक्रीज डेड स्पेस हो जाएगी। अच्छा, हाइपोटेंशन में क्यों होती है? ब्लड फ्लो टू एल्वेलाई, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू एल्वेलाई होता है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज डेड स्पेस। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो, और किसी चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं, सिर्फ हमें ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और ब्रोंको डायलेशन को देखना है। अच्छा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में डेड स्पेस जो है वो होनी चाहिए इंक्रीज या डिक्रीज, और ब्रोंको डायलेशन में क्या होना चाहिए? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन अगर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी, ब्रोंक्यूल्स कंस्ट्रिक्ट कर गया तो डेड स्पेस इंक्रीज होनी चाहिए। डॉक्टर एसन ने क्या बताया, व्हाई डिक्रीज डेड स्पेस इन ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन? सर उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जब भी हमारी बॉडी में कोई भी सिंपैथेटिक रिस्पांस होता है तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो वेजो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, लेकिन लंग्स में वेजो डायलेशन, सॉरी पूरी बॉडी में वेजो डायलेशन होती है लेकिन लंग्स में उल्टा होता है, वेजो कंस्ट्रक्शन होती है ताकि डेड स्पेस रिड्यूस हो जाए और इफेक्टिव जो है वो ब्लड एक्सचेंज ऑफ वो गैसेज हो। तो इस एग्जांपल से रिलेट करके उन्होंने बताया था। ठीक है, बहरहाल फ्यू पीपल आर सेइंग तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन मेरे मुताबिक तो ये ठीक था। बहरहाल कोई मसला नहीं है, इसको फ़िलहाल होल्ड पे रखें, मुझे मैं एम नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड अबाउट दिस थिंग, इसको हम देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ डिक्रीज डेड स्पेस? डिक्रीज डेड स्पेस का मतलब क्या है कि गैस एक्सचेंज ज़्यादा हो रही होगी, ठीक है, गैस एक्सचेंज ज़्यादा हो रही होगी। गैस एक्सचेंज ज़्यादा कब होगी? ठीक है, जब नेक फ्लेक्शन हो जाएगी, ठीक है, ये मतलब इसमें या तो गैस एक्सचेंज ज़्यादा होगी या जो गैस एक्सचेंज एरिया है जिसमें गैस एक्सचेंज नहीं होती वो एरिया कम हो जाएगा। सही है, जिस तरह एटिलेक्टेसिस में जो होता है वो लंग का पूरा एरिया ही कम हो जाता है, लंग कोलैप्स हो जाता है, सो लेस एयर जो होती है वो एक्सपायर्ड होती है, तो डिक्रीज डेड स्पेस ज़्यादा भी कम होगी। नेक फ्लेक्शन है, ब्रोंक्यूल्स को फ़िलहाल छोड़ दो, ट्रैक्योस्टमी कर दी है, स्लीप है, हाइपर वेंटिलेट कर रहा है पेशेंट, ठीक है, ये सुपाइन पोजीशन में है, तो इन सारी चीज़ों में क्या होगा, डिक्रीज डेड स्पेस होगी। नीचे जी एमसीक्यूज पॉइंट्स में जो है वो वेंटिलेशन ऑफ परफ्यूजन जो होते हैं उसका उसने वैल्यू दी हुई है 0.80, ठीक है, वो हमने की थी, मैंने आप लोगों को करवाया था कि 4/5, 4 लीटर ओवर 5 जो होता है वो आता है। नॉर्मल वेंटिलेशन 4 होती है, परफ्यूजन जो होती है वो 5 लीटर होती है, कार्डिक आउटपुट 5 लीटर होता है ना, तो परफ्यूजन 5 लीटर होती है, तो 4/5 इक्वल टू 0.8। सही है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता। अगला पॉइंट है जी गैस हैविंग मैक्सिमम डिफ्यूजन कैपेसिटी इन बॉडी फ्लूइड्स, तो वो कौन सी होती है जिसकी डिफ्यूजन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है? तो वो अभी मैंने आप लोगों को डिफ्यूजन लिमिटेड और परफ्यूजन लिमिटेड करवाया, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों ने CO2 को परफ्यूजन लिमिटेड में पढ़ा है या डिफ्यूजन लिमिटेड में पढ़ा? तब परफ्यूजन में पढ़ा था। एग्जैक्टली मैंने सिर्फ इस वजह से पॉइंट ये पूछा है कि यहाँ पे उसने लिमिटेशन नहीं पूछी हुई, यहाँ पे उसने कहा है कि मैक्सिमम डिफ्यूजन कैपेसिटी किसकी होती है। मैक्सिमम डिफ्यूजन कैपेसिटी जो बॉडी फ्लूइड्स में जो होती है वो CO2 की होती है, ठीक है, यहाँ पे उसने कैपेसिटी पूछा हुआ है, लिमिटेशन नहीं पूछा हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम डिफ्यूजन कैपेसिटी थ्रू पल्मोनरी मेम्ब्रेन एंड टिश्यूज, तो वो भी CO2 होता, पल्मोनरी मेम्ब्रेन और टिश्यूज में भी इसकी होती है। तो मैक्सिमम डिफ्यूजन जो होती है वो CO2 की होती है, लेकिन मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि सबसे ज़्यादा HB के साथ अफिनिटी किसकी होती है? 200 टाइम्स ज़्यादा होती है ऑक्सीजन वगैरह से।
कार्बन मोनोऑक्साइड। यस, ठीक है। और ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट जो होती है सेलिटेटेड डिफियन के थ्रू होगी, और टाउट हीमोग्लोबिन इज रिड्यूस्ड एफिनिटी फॉर, जो टाउट हीमोग्लोबिन होती है टी स्टेट हीमोग्लोबिन, उसकी जो एफिनिटी होती है वो रिड्यूस्ड होती है फॉर ऑक्सीजन। जो टाउट हीमोग्लोबिन होती है, ये टी स्टेट हीमोग्लोबिन वो कब बनती है, जब हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिल जाती है, तो इसे कहते हैं टी हीमोग्लोबिन या टाउट हीमोग्लोबिन या टी स्टेट हीमोग्लोबिन। क्लियर? तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिल गई है क्योंकि उसकी एफिनिटी 200 टाइम्स ज़्यादा होती है फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड देन ऑक्सीजन। क्लियर? ओके, डन। अगला जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसुडेटिव एफियन और एक्सुडेटिव एफियन। ट्रांसुडेटिव एफियन और एक्सुडेटिव एफियन। डॉक्टर आमिर प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, मैं बार बार मुझे रिक्वेस्ट करते हुए अच्छा नहीं लग रहा कि आई कांट एंड दिस लेक्चर, मुझे ये टॉपिक्स करवाने हैं आपने, ठीक है। मैं एक स्पेसिफिक स्केजुअल को लेके चल रहा हूँ, और अगर वो चीज़ें रह गई तो वो रह जाएंगी। मैंने कल नया टॉपिक शुरू कर दिया। अगर आप लोग कहते हैं कि आप लोग खुद मैनेज कर लेंगे तो ठीक है, मैं एंड कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। सर आप कंटिन्यू करें आगे। अच्छा, ट्रांसुडेटिव एफियन क्या होता है और एक्सुडेटिव क्या होता है? तो ये ना बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है इसका बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। मज़ेदार कॉन्सेप्ट क्या है कि ट्रांसुडेटिव इज ड्यू टू व्हाट और एक्सुडेटिव इज ड्यू टू व्हाट। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये करवाता हूँ याद, और उसके बाद मैं फिर आप लोगों को इसका दूंगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। सबसे पहले याद करते हैं, ई फॉर एक्सुडेटिव, ई फॉर एक्स्ट्रा, ई फॉर एक्सुडेटिव, ई फॉर एक्स्ट्रा। तो जिसमें हर चीज़ एक्स्ट्रा यानी हर चीज़ इंक्रीज्ड हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज्ड हो, प्रोटीन इंक्रीज्ड हो, ठीक है, प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज्ड हो, सेल काउंट इंक्रीज्ड हो, तो वो क्या होगा? एक्सुडेटिव एफियन। ई फॉर एक्सुडेटिव, ई फॉर एक्स्ट्रा, सही है। और एक्स्ट्रा क्या क्या होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्स्ट्रा होगी, प्रोटीन एक्स्ट्रा होगी, सेल काउंट एक्स्ट्रा होगा। क्लियर? अच्छा, टी फॉर ट्रांसुडेटिव, टी फॉर डिक्रीज्ड, बेसिकली इसमें ऑपोजिट होगा। उधर हर चीज़ ज़्यादा थी ना, तो इधर हर चीज़ कम होगी। डिक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिक्रीज प्रोटीन, डिक्रीज सेल काउंट। अच्छा, अब इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं कि व्हाट इज ट्रांसुडेटिव एफ्यूजन एंड व्हाट इज एक्सुडेटिव एफ्यूजन, ठीक है। व्हाट इज ट्रांसुडेटिव एफ्यूजन एंड व्हाट इज एक्सुडेटिव एफ्यूजन। लेकिन बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस, we should know what is effusion. We should know what is effusion. Collection of fluid in a space या between the tissues of the body is called as effusion, ठीक है। collection of fluid, जो fluid की collection होती है ना in a hollow space या between tissues of the body, तो उसे कहते हैं effusion, सही है। collection of fluid, समझ आ गया कि effusion क्या है? पानी का इकट्ठा होना in a space या in between tissues of the body। अच्छा, अब ये दो तरह की होती है एफ्यूजन, ट्रांसुडेटिव और एक्सुडेटिव। अभी मैंने बताया एक्सुडेटिव में हर चीज़ एक्स्ट्रा होगी और ट्रांसुडेटिव में हर चीज़ डिक्रीज होगी। सो एक्सुडेटिव में हर चीज़ एक्स्ट्रा क्यों होगी और ट्रांसुडेटिव में हर चीज़ डिक्रीज क्यों होगी? चलो सबसे पहले देखते हैं एक्सुडेटिव को। याद रखना है कि एक्सुडेटिव में हमेशा यूनिलैटरल लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन होती है। एक्सुडेटिव एफ्यूजन में जो कलेक्शन ऑफ फ्लूइड एक बॉडी टिश्यूज में होता है वो ड्यू टू लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन होता है। जब भी कोई लोकल इन्फ्लेमेशन होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? एक्सुडेटिव एफ्यूजन होगा, सही है। तो मुझे बताएं कि लोकल इन्फ्लेमेशन कब होती है? जब कोई इन्फेक्शन होता है, जब कोई ट्रॉमा होता है, सही है। सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लंग अब्सेस, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, ट्रॉमा, ट्यूमर, कैंसर, यूरेमिया, इन्फेक्शन ऑफ यूरिन, रिकेट्सियल इन्फेक्शन, ट्रॉमा की अगर बात करूँ तो एसोफेजियल परफोरेशन, एस्बेस्टोस, पैनक्रियाटिक डिजीजेस, मीक सिंड्रोम, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन होती है।
आपको रट्टा तो नहीं मारना पड़ा, समझ आ रही है ना चीज़ें। रिकेट्सिया का भी इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन वायरल हो, बैक्टीरियल हो, ट्रॉमा हो, इसोफेजियल का ट्रॉमा हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होगी, ये लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन करवाएंगी और उसकी वजह से क्या होगा, हर चीज़ एक्स्ट्रा होगी, इंक्रीज होगी। और कौन कौन सी चीज़ें इंक्रीज होंगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रोटीन और सेल काउंट। ठीक है जनाब, समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस ट्रांसोडेटिव एफ्यूजन में क्या होता है, ट्रांसोडेटिव एफ्यूजन में क्या होगा, आप लोगों ने याद रखना है कि जो ट्रांसोडेटिव एफ्यूजन होती है उसमें लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन नहीं होती। एक तो वो हमेशा बायलेटरल होगी, जो एक्सुडेटिव होती है वो हमेशा यूनिलैटरल होती है। एक तो ट्रांसोडेटिव हमेशा बायलेटरल होगी और दूसरा उसमें दो वजूहत हो सकती है। मैंने क्या कहा, इसमें प्रोटीन क्या होती है, कम होती है ना। तो जब प्रोटीन कम होती है तो उसकी वजह से प्रोटीन का जो प्रेशर है उसको क्या कहते हैं, ऑनकोटिक प्रेशर। तो ऑनकोटिक प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ना। तो ट्रांसोडेटिव एफ्यूजन में क्या होगा, डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर होगा, डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर होगा, या फिर इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, या फिर इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। सही है। तो जब भी डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर हो या इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो तो उस वक्त होती है ट्रांसोडेटिव एफ्यूजन। अब मैं आप लोगों को इधर एक एग्जांपल देता हूँ, इधर एक एग्जांपल देता हूँ। जो प्रोटीन्स होती है ना वो हमेशा करती हैं एक्ट्स एज स्पंज। कभी बर्तन धोए हैं, अब मर्द हजरात ने कभी बर्तन धोए हैं, तो जो बर्तन धोने के लिए एक चीज़ होती है उसे क्या कहते हैं, स्पंज। स्पंज नहीं होता, ठीक है। हॉस्टल्स में जो रहे हैं उन्होंने धोए होंगे, मैं हॉस्टल में रहता रहा हूँ तो मुझे पता है। सो स्पंज एक होता है, ठीक है। तो वो जो स्पंज होता है वो क्या करता है, पानी को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। तो याद रखना है कि हमेशा जो प्रोटीन होगी वो एक्ट करेगी एज ए स्पंज। प्रोटीन क्या होती है, एक्ट करती है एज ए स्पंज। और मैं कहूँ कि अगर प्रोटीन का प्रेशर, जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है वो कम है, जब ऑनकोटिक प्रेशर कम है तो प्रोटीन एक्ट करती है एज ए स्पंज। तो प्रोटीन कम है तो स्पंज कम है, स्पंज कम है तो वाटर को वो अब्जॉर्ब कम करेगा या ज़्यादा करेगा, सारे खामोश हो गए यार, कम करेगा कम डेफिनेटली, करेगा। स्पंज ही नहीं है स्पंज। कम से कम। हाँ बिल्कुल ठीक है। सो डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर विल लीड्स टू डिक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड, और उसकी वजह से फ्लूइड जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो क्या होएगा, वो टिश्यूज ऑफ द बॉडी के दरमियान आएगा और इसे कहेंगे ट्रांसमिटिव। या तो प्रोटीन का प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर कम हो स्पंज वाला, या वाटर वाला प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हो तो उसकी वजह से वाटर जो है वो कम्युलेट होना शुरू हो जाएगा और इसे कहते हैं ट्रांसोडेटिव फ्यूजन। सो आज अब आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ट्रांसोडेटिव क्या है और एक्सुडेटिव, ठीक है, और क्यों है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इधर थोड़ी सी वो चीज़ें बता देता हूँ जिनमें ऑनकोटिक प्रेशर कम होता है और थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ जिसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। अच्छा, अब मुझे बताओ, या तो प्रोटीन बनेगी ही नहीं, बनेगी नहीं, प्रोटीन बनती कहाँ पे है, लीवर, लीवर बना रहा होता है ना प्रोटीन। तो लीवर की कोई बीमारी हो जाएगी, सिरोसिस वगैरह, तो उसमें एल्ब्यूमिन नहीं बनेगी तो डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर। या वो एक्सक्रीट नहीं होगी, किडनी का मसला हो गया, सही है, जिस तरह नेफ्रोटिक सिंड्रोम वगैरह, वो एक्सक्रीट नहीं हो रही, सॉरी एक्सक्रीट ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, या तो वो बनती नहीं है या एक्सक्रीट ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर होगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का कॉज है, डेट इज़ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अगर बहुत ज़्यादा वाटर का प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो 90% केसेस में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है, एंड इट विल लीड्स टू ट्रांसोडेटिव एफ्यूजन, इट विल लीड्स टू ट्रांसोडेटिव एफ्यूजन। ट्रांसोडेटिव एफ्यूजन जो है सबसे जो मोस्ट कॉमन कॉज है, डेट इज़ ट्रांसोडेटिव। अब वन ऑफ द स्टूडेंट सेइंग सर पल्मोनरी एम्बोलिज्म किसे है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का जस्ट लाइक आप लोगों ने ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से रिलेट कर लेना है कि जब एम्बुलेंस बनेगा डेट विल लीड्स टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म बन गया, हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल होने की वजह से क्या होगा, देयर विल बी ट्रांसोडेटिव एफ्यूजन, सिंपल, ठीक है। डायलिसिस में, सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम, इन सारी चीज़ों में किडनीज जो है वो काम नहीं कर रही होती, सीकेडी हुआ होता है और एल्ब्यूमिन एक्सक्रीट ज़्यादा होता है, डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर होता है, ट्रांसोडेटिव, ठीक।
सर किसी ने ऊपर अपेंडिसाइटिस की एग्जांपल देके बोला हुआ था कि उसमें आंसर ट्रांसडुएट है, हालांकि वो तो यूनिलेटरल है। नहीं, अपेंडिसाइटिस जो है वो ट्रांसुडेटिव तो नहीं होगा, वो तो एक्सुडेटिव होगा। अपेंडिसाइटिस इज बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स। तो इन्फ्लेमेशन जो है वो हमेशा उसमें आएगी, एक्सुडेटिव में आएगी। ठीक है। बाकी नीचे वाले एमसीक्यूज आपके सारे सॉल्व हो जाते हैं उससे, फिर ऊपर मैंने बातें बताई। सीसीएफ और प्लूरल एफ्यूजन होते हैं, उसमें लूप डायूरेटिक्स देते हैं। प्लूरल एफ्यूजन टैब के लिए लोअर बॉर्डर ऑफ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन मोस्ट कॉमन है। ब्लॉकेज ऑफ थोरेसिक डक्ट कॉजेस काइलोपेरिकार्डिया। ठीक। ठीक है सर, इजी सीन है। दिमाग चल रहे हैं या बिल्कुल बंद हो गए दिमाग? आहिस्ता आहिस्ता एक्सक्यूज मी सर। सर सर, ये एमसीक्यूज में जो लास्ट एक है कि अ नोन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंटेड विद लेफ्ट साइडेड मैसिव प्लूरल इफ्यूजन, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइट फॉर थोरेकोसेंटिसिस। इन्होंने इंटरकोस्टल स्पेस किया हुआ है, लेकिन जो मेरे पास पीडीएफ है उसमें उनको क्रॉस करके उन्होंने अब लोअर बॉर्डर लिखा हुआ है। तो लोअर बॉर्डर तो गलत होगा, अपर बॉर्डर ऑफ द इंटरकोस्टल स्पेस सही है ना सर? अपर बॉर्डर ऑफ इंटरकोस्टल स्पेस, उसमें रिब रिब का नहीं अपर बॉर्डर होना चाहिए। रिब का अपर बॉर्डर और इंटरकोस्टल स्पेस का लोअर बॉर्डर ना। तो इधर इन्होंने सही लिखा हुआ। इन्होंने अपर बॉर्डर ऑफ द नाइन्थ इंटरकोस्टल स्पेस लिखा हुआ है। अच्छा, मेरी जो बुक है उसमें लोअर बॉर्डर ही है। एडिशन है सर। जो सर न्यू मेरे पास 13th एडिशन है, इसमें अपर बॉर्डर ही लिखा हुआ है। तो अपर अपर बॉर्डर ऑफ गलत है। इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड एक्सिलरी लाइन, और नीचे 9th इंटरकोस्टल स्पेस के साथ भी अपर बॉर्डर ही लिखा हुआ है। अच्छा नहीं, इसमें ना कि जो रिब होती है ना उसका अपर बॉर्डर और जो केस होती है उसका लोअर बॉर्डर होता है। जी सर। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर ले। मेरे पास मेरे ख्याल से 10th एडिशन है पास है, उसमें तो उन्होंने 11th है, उसमें तो उन्होंने लोअर बॉर्डर ही लिखा हुआ, उसमें सही है। डॉक्टर हमजा, ये डॉक्टर हानिया ने ठीक करवाया था, लोअर आए गए थे। हाँ जी, ठीक कर ले। ठीक है जी, हो गया सर। लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, ये मैंने पढ़ा दिया था कि नहीं? ये अभी नहीं पढ़ा था? ये पढ़ा नहीं दिया था आप लोगों को पहले दिन? अब ये ना कहना कि दोबारा। सर नहीं पढ़ाया था। कब क्या किया था? सर ये प्लीज पढ़ा दे, मैं इसी पॉइंट का वेट कर रही थी।